नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 6 का जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है माइनर पेपर उसका इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी जो पेपर है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को इस क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन सी वो क्वेश्चन है जो इस बार एग्जाम में आपके लिए बहुत ही खास रहने वाले हैं। और इसका जो एक और पेपर है यानी कि छठे सेमेस्टर में आपको पता है माइनर 2 पेपर है, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी ऑलरेडी अपलोडेड है वो प्लेलिस्ट में, तो आप जाइए वो भी जरूर देखिए ताकि आपके दोनों पेपर क्या हो जाएँ, तैयार हो जाएँ। ये आपका सिलेबस है। और अगर जो स्टूडेंट कॉमर्स के हैं, तो उनके लिए ये सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। उनकी 2 यूनिट तो ऑलरेडी उन्होंने आती है। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं ये सिलेबस आपने पढ़ा है छोटी क्लास में भी। मतलब कॉमर्स की बात करूँ तो आप इकोनॉमिक्स के साथ इन चीज़ों को पढ़ते हो। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स की। सिलेबस ये था, अब हम बात करते हैं पार्ट वाइज़। पार्ट ए को लेते हैं सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी दैट स्टडीज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, वर्क रिलेशनशिप, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज एंड सोसाइटी। औद्योगिक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की वह शाखा है जो औद्योगिक संगठनों, कार्य संबंधों, औद्योगिक संस्थाओं तथा नियोक्ताओं, कर्मचारियों और समाज के बीच की अंतःक्रिया का अध्ययन करती है। It examines the social aspects of industrial life and workplace behavior. यह औद्योगिक जीवन और कार्यस्थल के सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण करती है कि किस प्रकार से जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, औद्योगिक संगठन हैं, वो समाज में या फिर उनमें जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी है, जो नियोक्ता है, समाज है, ये आपस में किस तरीके से म्यूचुअल रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं, किस तरीके से अपना व्यवहार रखते हैं। इन सारी चीज़ों को जो डिफाइन करती है या डिफाइन करती है उसे हम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी कहते हैं। एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र का वर्णन करो, यानी कि इसके दायरे में क्या क्या आता है। द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी इंक्लूड्स इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस, लेबर रिलेशंस, मैनेजमेंट, ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स, वर्क कल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्री। औद्योगिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में औद्योगिक संगठन, श्रम संबंध, प्रबंधन, श्रमिक संघ, औद्योगिक संघर्ष, कार्य संस्कृति, औद्योगिकरण और उद्योगों के सामाजिक प्रभाव शामिल होते हैं। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर विद इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। यह औद्योगिक वातावरण में मानव व्यवहार का क्या करता है, अध्ययन करता है कि किस प्रकार से जो औद्योगिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन मानव बिहेव करता है, आपस में किस तरीके के संबंध होते हैं, क्या यूनियंस होती है, क्या उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं। इन सारी चीज़ों को इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। औद्योगिक समाजशास्त्र का महत्व बताइए। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हेल्प्स improve इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट वर्कर्स वेलफेयर एंड मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस। औद्योगिक समाजशास्त्र औद्योगिक संबंधों में सुधार लाता है, उत्पादकता बढ़ाता है, संघर्षों को कम करता है और श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने के साथ साथ औद्योगिक शांति बनाए रखने में मदद करता है। It also assists in understanding social changes resulting from industrial development। और साथ ही में ये भी बताता है कि औद्योगिक विकास से सामाजिक परिवर्तनों में किस प्रकार से मतलब सामाजिक परिवर्तन अराइज होते हैं, इनको समझने में भी कौन मदद करता है, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी हेल्प करता है, इसलिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला है व्हाट इज इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज क्या है। An industrial society is a society where industries and machines based production dominate the economy। औद्योगिक समाज वह समाज है जहां उद्योग और मशीन आधारित उत्पादन अर्थव्यवस्था पर प्रमुख रूप से आधारित होते हैं। Most people are engaged in manufacturing, trade, and services instead of agriculture, leading to urbanization and technological development। यानी अधिकांश लोग कृषि के बजाय विनिर्माण, व्यापार और सेवा जैसे कार्यों में कार्यरत होते हैं, जिससे नगरीकरण और तकनीकी विकास होता है। यानी कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या होती है, 3 तरीके के सेक्टर होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी होता है कृषि पे डोमिनेटेड, यानी कि अ, कृषि पर यदि ज़्यादातर जनसंख्या आधारित है या ज़्यादातर लोग कृषि पे ही आधारित है, तो वो जो हम सोसाइटी जिसको बोलते हैं वही सोसाइटी है। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कृषि की बजाय प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे क्या होना,
कार्यरत होना इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बताता है। यानी कहने का मतलब ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और विनिर्माण जैसे सेक्टर में काम करना इंडस्ट्रियल सोसाइटी को डिनोट करता है। मेंशन एनी 4 फीचर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज की कुछ 4 विशेषताएं आप लिखिए। द मेन फीचर्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी इंक्लूड लार्ज स्केल प्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लेबर, अर्बनाइजेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, स्पेशलाइजेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वेज एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। औद्योगिक समाज की विशेषताओं की बात करें तो बड़े पैमाने पर उत्पादन होना, श्रम विभाजन होना, नगरीकरण होना, तकनीकी प्रगति का होना, विशेषज्ञता होना, औपचारिक संगठनों का होना और वेतन आधारित रोजगार तथा औद्योगिक विकास, ये सारे इंडस्ट्रियल सोसाइटी की क्या होती है, विशेषताएं होती है। व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? औद्योगिक क्रांति क्या है? यानी कि कृषि की बजाय औद्योगिकरण का बढ़ना, उद्योगों में डेवलपमेंट होना, वहाँ रेपिडली चेंजमेंट आना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया है। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वाज ए पीरियड ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज दैट बिगन इन 18th सेंचुरी इन इंग्लैंड। औद्योगिक क्रांति 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। तीव्र औद्योगिक एवं तकनीकी परिवर्तन की प्रक्रिया थी। It replaced mutual production with machines and transformed agricultural economies into industrial economics. इसने क्या किया? हस्त निर्मित उत्पादन को मशीनों से प्रतिस्थापित किया और कृषि आधारित अर्थव्यवस्थाओं को औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में बदल दिया। यानी कि कहने का मतलब पहले लोग कृषि पे आधारित हुआ करते थे और ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट बनाते थे, यानी कि हाथ से बनाया हुआ सामान यूज में लेते थे। तो फिर 18th सेंचुरी में मशीनें बनने लग गई। इंग्लैंड में स्पेशली औद्योगिक क्रांति का क्या मानी जाती है? इंग्लैंड जगह मानी जाती है जहाँ से औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, यानी मशीनी युग शुरू हुआ था। और उस मशीनों ने क्या किया? हाथ से निर्मित वस्तुओं को रिप्लेस किया और साथ ही में कृषि की बजाय इंडस्ट्रीज की तरफ लोगों को क्या किया? धकेलना स्टार्ट किया, ये क्या शिफ्ट करना स्टार्ट किया, ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट किया। तो ये जो कृषि से इंडस्ट्रीज की तरफ जाना और हाथों से बनी हुई वस्तुओं की बजाय मशीनों का प्रादुर्भाव होना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहा गया। राइट एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। औद्योगिक क्रांति के कुछ 4 प्रभाव बताओ। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, increased urbanization, created factory employment, promoted a technological innovation, improved transportation and transformed social and economic life। औद्योगिक क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुई, नगरीकरण को बढ़ावा मिला, कारखानों में रोजगार उत्पन्न हुआ, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहन मिला, परिवहन में सुधार हुआ, व सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में परिवर्तन आया। ये सारे इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है उसके क्या है? इफेक्ट आए। What is the factory system? कारखाना प्रणाली क्या है? The factory system is a method of production in which workers, machines, and raw materials are organized in one place under centralized management to manufacture goods efficiently on a large scale। कारखाना प्रणाली उत्पादन की वह पद्धति है जिसमें श्रमिकों, मशीनों और कच्चे माल को एक ही स्थान पर केंद्रीकृत प्रबंधन के अंतर्गत संगठित करके बड़े पैमाने पर वस्तुओं का कुशलतापूर्वक निर्माण किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब ऐसी जगह जहां वर्कर्स काम कर रहे हैं, जहां मशीनें लगी हुई है और जहां पे कच्चा माल है, ठीक है, ये सारे इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज और मैनेज करके यहाँ से क्या बना रहे हैं? फिनिश गुड्स बना रहे हैं, यानी कि एक बड़े पैमाने पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। इस जगह को या इस सिस्टम को हम फैक्ट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। हाउ डिड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लीड टू द राइज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम? यानी औद्योगिक क्रांति ने कारखाना प्रणाली के विकास को कैसे बढ़ावा दिया? द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड मशीन्स एंड न्यू टेक्नोलॉजीज दैट रिक्वायर्ड सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। औद्योगिक क्रांति ने मशीनों और नई तकनीकों का विकास किया जिनके लिए केंद्रीकृत उत्पादन आवश्यक था। दिस लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैक्ट्रीज वेयर वर्कर्स एंड मशीनरी ऑपरेटेड टुगेदर फॉर एफिशिएंट मास प्रोडक्शन। इससे ऐसे कारखानों की स्थापना हुई जहां श्रमिकों और मशीनें एक साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कुशल उत्पादन करने लग गए और इस प्रकार इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से फैक्ट्री सिस्टम क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी एंड एन इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कृषि समाज और औद्योगिक समाज में क्या अंतर है? एन एग्रीकल्चरल सोसाइटी डिपेंड्स मेनली ऑन फार्मिंग एंड मैनुअल लेबर, whereas an industrial society depends on industries, machines, technology and large scale production। कृषि समाज मुख्यतः खेती पे और शारीरिक संबंध पे श्रम पे क्या है? आधारित होता है, जबकि औद्योगिक समाज
उद्योगों पर, मशीनों पर, तकनीकी और बड़े पैमाने पर उत्पादन पर क्या होते हैं, आधारित होता है। इट ऑल्सो हैज़ ग्रेटर अर्बनाइजेशन एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। इसमें नगरीकरण और व्यावसायिक विशेषज्ञता भी क्या होती है, अधिक होती है। यानी कि कहने का मतलब जो एग्रीकल्चरल सोसाइटी है वो कृषि पे बेस्ड होती है और ज़्यादातर मैनुअल वर्क लेबर करती है। वहीं इंडस्ट्रियल सोसाइटी मशीनों पे बेस्ड है, टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन को और अर्बनाइजेशन को क्या करते हैं, बताते हैं। इन दोनों में ये बेसिक डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी औपचारिक संगठन क्या है। औपचारिक संगठन मतलब जहाँ पे एक पर्टिकुलर पदानुक्रम होता है, एक हायरार्की होती है कि कौन किसके ऊपर काम करता है, कौन किसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, किसका क्या पावर है, किसका क्या डेजिग्नेशन है, को कौन कितनी बड़ी अथॉरिटी रखता है और किस तरीके से चैनल फॉर्मेट होता है, किस तरीके से संगठन चार्ट बनता है। ये सारी चीज़ें एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को बताती है। A formal organization is a structure system with clearly defined rules, authority, responsibilities and objectives. औपचारिक संगठन एक संरचित व्यवस्था है जिसमें स्पष्ट नियम होते हैं, अधिकार होते हैं, उत्तरदायित्व बताया जाता है और उद्देश्य उसके निर्धारित होते हैं। इट एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन, डिसिप्लिन एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग थ्रू एन एस्टैब्लिश्ड हायरार्की एंड ऑफिशियल प्रोसीजर। यह स्थापित पदानुक्रम और आधिकारिक प्रक्रियाओं के माध्यम से समन्वय को बताता है, अनुशासन सुनिश्चित करता है और कार्यकुशलता को सुनिश्चित करता है। वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। व्हाट इज एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अनौपचारिक संगठन क्या है। देखो अनौपचारिक क्या होता है, जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपके ऊपर आपका बॉस है, ठीक है, आप उसके अंडर काम करते हो। तो बॉस आपको एक ऑफिशियल तौर पे जो डेजिग्नेशन रखता है उस हिसाब से आपके बीच में जो रिलेशन होते हैं उन्हें फॉर्मल रिलेशन कहते हैं। लेकिन आपके अंदर आपके ऑफिस में कोई और भी ऐसे व्यक्ति है जिनसे आपकी अच्छी बनती है, आप साथ में बैठकर बाहर चाय पानी पीते हो, खाना साथ में खाते हो, एक दूसरे के घरों में फंक्शंस में आते जाते रहते हो, भाई भाई करते रहते हो। इस तरीके के जो रिलेशन डेवलप होते हैं उसे अनौपचारिक संगठन कहा जाता है। An informal organization develops naturally through personal relationship and social interaction among employees. अनौपचारिक संगठन कर्मचारियों के बीच व्यक्तिगत संबंधों और सामाजिक क्रियाओं से स्वाभाविक रूप से विकसित होता है। इट प्रमोट्स कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, ट्रस्ट एंड इमोशनल सपोर्ट बियॉन्ड द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यह औपचारिक संगठनात्मक संरचना से परे संचार, सहयोग, विश्वास और भावनात्मक समर्थन को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है डिफाइन डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन को परिभाषित कीजिए। देखो श्रम विभाजन क्या होता है, जैसे मान लो कोई काम है, जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें कई तरीके के काम होते हैं, तो जो जिस काम में क्या होता है एक्सपर्ट होता है ना, उसको वह काम दे देना, है ना, ताकि काम क्या हो सके, सही ढंग से हो सके। यानी कि आप जिस काम में एक्सपर्ट हो, यदि एक्सपर्ट को उसके लिए काम मिलता है, जैसे आप कोई काम कर रहे हो, एक बंदा वीडियो बनाने में यानी वीडियो शूट करने में क्या है, एक्सपर्ट है, वीडियो शूट करने में एक्सपर्ट है, एक एडिट करने में एक्सपर्ट है, एक वीडियो स्क्रिप्ट लिखने में एक्सपर्ट है, एक। तो इस तरीके से 3 काम हो गए। अब स्क्रिप्ट लिखने वाले को वीडियो शूट करने का काम दे दिया, शूट करने वाले को एडिट वाला काम दे दिया और एडिट वाले को स्क्रिप्ट का काम दे दिया। तो क्या काम हो पाएगा, प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसे वही काम देना डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग वर्क इनटू स्पेशलाइज्ड टास्क्स असाइन्ड टू डिफरेंट वर्कर्स। श्रम विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें कार्य को विभिन्न विशिष्ट कार्यों में बांटकर अलग अलग श्रमिकों को सौंपा जाता है। इट इम्प्रूव्स इफिशियंसी, प्रोडक्टिविटी, स्किल डेवलपमेंट एंड द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। इससे कार्यकुशलता बढ़ती है, उत्पादकता में बढ़ोतरी होती है, कौशल विकास होता है और साथ ही में उत्पादन की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति क्या है। वर्क कल्चर रेफर्स टू द शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स एंड प्रैक्टिसेस दैट इन्फ्लुएंस एम्प्लॉइज बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कार्य संस्कृति उन साझा मूल्यों, विश्वासों, दृष्टिकोणों और कार्य प्रणाली को दर्शाती है जो किसी संगठन में कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित करती है। ए पॉजिटिव वर्क कल्चर इम्प्रूव्स टीम वर्क, डिसिप्लिन, मोटिवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। यदि सकारात्मक कार्य जो आपकी संस्कृति होगी तो वो टीम वर्क को बढ़ावा देगी, अनुशासन बनाए रखेगी, प्रेरित करेगी कर्मचारियों को और साथ ही में संगठन की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसे भी बढ़ाने का काम करेगी।
नेक्स्ट है व्हाट इज कार्ल मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन, यानी कि कार्ल मार्क्स का जो विमुक्ता का सिद्धांत है वह क्या है। विमुक्ता कह दो या अलगाव का सिद्धांत कह दो। कार्ल मार्क्स देखो पूंजीवाद के खिलाफ थे, साम्यवाद के प्रबल समर्थक थे और ये बोलते थे कि जो कैपिटलिज्म है वो सबसे बड़ी शोषण की दुकान है जो कि वर्कर का शोषण करती है। कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो लेबर होता है, वर्कर होता है, वह अपनी मर्जी से वस्तु नहीं बनाता है, वह पूंजीवादियों के लिए वस्तु बनाता है और मार्केट में उसी वस्तु को खरीदने की औकात भी नहीं रखता। तो उसका धीरे-धीरे उन चीज़ों से अलगाव होता है। ये थ्योरी कार्ल मार्क्स ने एलिनेशन की थ्योरी दी है। तो समझते हैं इसको थोड़ा-सा। कार्ल मार्क्स स्टेटेड द वर्कर्स बिकम एलिनेटेड फ्रॉम देयर वर्क, द प्रोडक्ट्स दे क्रिएट, फेलो वर्कर्स एंड देमसेल्व्स अंडर कैपिटलिज्म। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक अपने कार्य के प्रति, अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं के प्रति, सहकर्मियों के प्रति और स्वयं के प्रति भी अलगाव हो जाता है या विमुख पैदा हो जाता है या विमुख हो जाता है। एलिनेशन रिड्यूस जॉब सेटिस्फेक्शन, क्रिएटिविटी एंड ह्यूमन फुलफिलमेंट। यह विमुखता, यह अलगाव कार्य संतुष्टि को, रचनात्मकता को और मानवीय संतुष्टि को कम कर देती है, यानी कि वह अपने लिए नहीं, वह पूंजीवाद में उसका काम करना मजबूरी है। तो उससे उसकी सेटिस्फेक्शन कम होती है, क्रिएटिविटी कम होती है और जो उसकी मानवीय संतुष्टि है वहाँ भी उसे विमुखता पैदा होती है। ये थ्योरी थ्योरी ऑफ एलिनेशन कही जाती है जो कि कार्ल मार्क्स ने दी थी। डिफाइन ब्यूरोक्रेसी अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही को परिभाषित कीजिए। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, ब्यूरोक्रेसी इज ए फॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेस्ड ऑन हायरार्की, रूल्स, स्पेशलाइजेशन एंड मेरिट। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही एक औपचारिक प्रशासनिक व्यवस्था है जो पदानुक्रम, नियमों, विशेषज्ञता और योग्यता पर आधारित होती है। इट प्रमोट्स efficiency, impartiality, accountability and systematic decision making in organizations। यह संगठनों में कार्यकुशलता, निष्पक्षता, उत्तरदायित्व तथा व्यवस्थित निर्णय निर्माण को बढ़ावा देने का काम करती है। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंधन क्या है, स्टार मार्क लगाओ, ये आएगा क्वेश्चन। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए theory developed by F.W. Taylor that applies scientific methods to improve work efficiency। वैज्ञानिक प्रबंधन एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है जो कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करता है। इट emphasizes standardization, specialization, time study and higher productivity through systematic management। यह मानकीकरण, विशेषज्ञता, समय अध्ययन और व्यवस्थित प्रबंधन द्वारा अधिक उत्पादकता पर बल देते हैं। यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर क्या कहते हैं कि इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट बनाए उन्होंने जो कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम करने को मोटिवेट करते हैं और इससे स्टैंडर्ड भी बढ़ता है काम का, स्पेशलाइजेशन भी बढ़ता है और उनकी प्रोडक्टिविटी में भी सुधार होता है। तो उन्होंने कई तरीके के ऐसे इक्विपमेंट भी बनाए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वह एफ.डब्ल्यू. टेलर का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है। इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर भी कहे जाते हैं और सिंपली बात करें तो ये कह रहे हैं कि वर्क इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का को डेवलप करना साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया है। नेक्स्ट है स्टेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वैज्ञानिक प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी बाय आइडेंटिफाइंग द मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ परफॉर्मिंग वर्क। वैज्ञानिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य कार्य करने की सबसे कुशल विधि अपनाकर उत्पादकता बढ़ाना है। इसका लक्ष्य अपव्यय कम करना है, समय की बचत करना है और संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार करना है। एक्सप्लेन एल्टन मायोज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। एल्टन मेयो की मानव संबंध दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। एल्टन मेयो emphasized the workers social and psychological needs influence productivity। एल्टन मेयो ने बताया कि जो श्रमिक है उनकी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं उनकी उत्पादकता को प्रभावित करती है। गुड कम्युनिकेशन, टीम वर्क, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन एंड सपोर्टिव सुपरविजन improve morale, job satisfaction and organizational performance। अच्छा संचार, टीम वर्क, कर्मचारी सहभागिता और सहयोगी पर्यवेक्षण मनोबल, कार्य संतुष्टि और संगठनात्मक प्रदर्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन आपको पार्ट ए में नहीं पार्ट बी में पूछने वाला क्वेश्चन है। औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में क्या अंतर है। एंड ए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड डेलिबरेटली विद डिफाइंड रूल्स एंड अथॉरिटी, whereas an informal organization develops naturally through personal relationship। तो औपचारिक संगठन है वो स्पष्ट नियमों और अधिकारों के साथ
जानबूझकर स्थापित किया जाता है, जबकि जो अनौपचारिक संगठन है वो अपने आप व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से स्वाभाविक तौर पे विकसित हो जाता है। यानी कि जिसमें ये बताया जाता है कि ये आपका बॉस है, आप इनके अंडर काम करोगे, आपको इनको रिपोर्ट करनी है, आपको ये करना है, वो करना है। ये जानबूझ के स्थापित किया गया है, ये फॉर्मल है। और आपका किसी दूसरे कर्मचारी के साथ इसी वजह से मिल गया कि आप दोनों की कल्चर एक जैसी है, आप दोनों के शौक एक जैसे हैं, आप दोनों की बातें मैच करती है, तो ये अपने आप जो रिलेशनशिप बनती है, दैट इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Formal organizations focus on organizational goals, while informal organizations emphasize social interaction and cooperation. जो औपचारिक संगठन है वह संगठनात्मक उद्देश्यों पर बल देता है, जबकि जो अनौपचारिक संगठन है वो सामाजिक अंतःक्रिया और सहयोग को महत्व देता है। अब बात करते हैं थर्ड यूनिट की। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ट्रेड यूनियन? श्रमिक संघ क्या है? ट्रेड यूनियन क्या है? A trade union is an organization formed by workers to protect their rights, improve wages, ensure better working conditions, and represent their interests before employers through collective actions and negotiations. श्रमिक संघ श्रमिकों द्वारा बनाया गया एक संगठन है जो कि अधिकारों की रक्षा करने, वेतन में सुधार करने, बेहतर कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने और सामूहिक कार्यवाही और वार्ता के माध्यम से नियोक्ताओं के समक्ष उनके हितों का प्रतिनिधित्व करने का काम करता है, दैट इज ट्रेड यूनियन। जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है उसी हिसाब से ट्रेड यूनियन। स्टेट द फंक्शंस ऑफ द ट्रेड यूनियन। श्रमिक संघ क्या कार्य करते हैं? द ट्रेड यूनियंस प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट्स, नेगोशिएट वेजेज, improve working conditions, resolve disputes, promote workers' welfare, and ensure job security through collective bargaining and cooperation with employers. श्रमिक संघ श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने के काम करते हैं, वेतन पे चर्चाएं करते हैं, कार्य परिस्थितियों में सुधार करते हैं, विवादों का समाधान करते हैं, श्रमिक कल्याण को बढ़ावा देने का काम करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी और नियोक्ताओं के सहयोग से रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। कहने का मतलब ट्रेड यूनियन इसलिए बनी है ताकि जो पूंजीपति है, जो नियोक्ता है, वो श्रमिक का शोषण नहीं कर सके, उनको उचित सुविधाएं प्रदान करे, उनकी जो वेजेज है वह बेहतर करे। तो इस तरीके की बातों के लिए ट्रेड यूनियन बनती है और ये सारे काम ट्रेड यूनियन करती है। कहने का मतलब श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करती है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन इंडिया। भारत में श्रमिक संघों की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ट्रेड यूनियंस इन इंडिया सेफगार्ड वर्कर्स इंटरेस्ट, प्रमोट इंडस्ट्रियल हार्मनी, support collective bargaining, prevent exploitation, and help improve labor welfare and social justice in industrial organizations. भारत में श्रमिक संघ की बात करें तो श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हैं, औद्योगिक सद्भाव को बढ़ाते हैं, सामूहिक सौदेबाजी का समर्थन करते हैं, शोषण को रोकते हैं और औद्योगिक संगठनों में श्रमिक कल्याण और सामाजिक न्याय को भी बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट? औद्योगिक विवाद क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का मतलब यही होता है कि जब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में तनातनी रहती है, बातें नहीं मानते, एम्प्लॉय की बातें एम्प्लॉयर नहीं मान रहे और एम्प्लॉयर की बातें एम्प्लॉय नहीं मान रहे, वो हड़तालें की जा रही है, तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, तो इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, एम्प्लॉयमेंट और अदर इंडस्ट्रियल मैटर्स। औद्योगिक विवाद नियोक्ता और कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर, कार्य परिस्थितियों के लेकर, रोजगार और अन्य औद्योगिक मामलों से संबंधित संघर्ष होते हैं। इट में अफेक्ट प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल पीस इन अंडर सोल्व इफ अंडर रिसोल्व। यदि इनका समाधान न हो तो ये उत्पादकता और औद्योगिक शांति को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। तो जो हड़तालें वगैरह होती है, आगजनी होती है, कोई सामान की तोड़फोड़ होती है, ये सारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के क्या होते हैं? रिजल्ट होते हैं, इसलिए इनको समाधान इनका हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मेंशन द मेन कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवादों के प्रमुख कारण क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अराइज ड्यू टू लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस, जॉब इनसिक्योरिटी, अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, डिसिप्लिनरी इश्यूज एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। औद्योगिक विवाद या तो श्रमिकों को वेतन कम दे रहे हैं, या उनकी परिस्थितियाँ, काम करने की परिस्थितियाँ खराब है, मतलब सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, या वहाँ पे बदबू वगैरह आती है, या हाइजीन नहीं है, या कोई और बात हो सकती है। रोजगार की असुरक्षा हो सकती है, अनुचित श्रम प्रथाएं हो सकती है, संचार की कमी हो सकती है, अनुशासन संबंधी समस्याएं, या प्रबंधक और श्रमिकों के बीच, ये सारी बातें प्रबंध और श्रमिकों के बीच संघर्ष का या डिस्प्यूट का क्या करती है? कारण उत्पन्न करती है।
नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिसॉल्विंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। औद्योगिक विवादों के समाधान की विधियां क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कैन बी रिसॉल्व्ड थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलेशन, आर्बिट्रेशन, सॉरी एडजुडिकेशन सॉरी एडजुडिके एजुडिकेशन सॉरी एजुडिकेशन बोलते हैं इसको, नेगोशिएशन एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट। औद्योगिक विवादों का समाधान सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, मध्यस्थता, न्याय निर्णयन, वार्ता और पारस्परिक समझौतों के माध्यम से किया जा सकता है। यानी कि जब औद्योगिक डिस्प्यूट होते हैं तो इनमें किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है भाई? बार्गेनिंग करके, यानी कि सौदेबाजी करके, कंसिलेशन यानी कि सुलह करके, आर्बिट्रेशन करके यानी कि बीच में बिचौलिया कोई बन जाए, या एजुडिकेशन करके यानी न्यायालय की शरण भी ली जा सकती है, नेगोशिएशन करके या म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ। कई बार क्या होता है, इसे फ्लो फ्लो में बोलते हैं तो कुछ ऐसा वर्ड आता है जो तुरंत प्रोनाउंस नहीं हो पाता, तो वहाँ अटकना एक मानवीय स्वभाव है। नेक्स्ट, दीज मेथड्स हेल्प मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड इम्प्रूव एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज रिलेशंस। ये विधियाँ औद्योगिक शांति बनाए रखने में और नियोक्ता कर्मचारी के संबंधों को क्या करती है? मधुर बनाती है या सुधार करने में मदद करती है। व्हाट इज कंसिलेशन, यानी सुलह क्या है? यानी कि दो जने लड़ाई कर रहे हैं तो उनके बीच में आपस में सुलह होना कंसिलेशन कहा जाता है। कंसिलेशन इज ए डिस्प्यूट रिसोल्यूशन मेथड इन विच ए न्यूट्रल कंसिलेटर असिस्ट एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज इन रीचिंग ए म्यूचुअली एक्सेप्टेबल एग्रीमेंट विदाउट इम्पोजिंग एनी डिसीजन और ईदर पार्टी। यानी सुलह विवाद समाधान की वह विधि है जिसमें एक निष्पक्षकर्ता या निष्पक्ष सुलहकर्ता नियोक्ता और कर्मचारियों को बिना कोई निर्णय थोपे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समझौते तक पहुंचने में मदद करता है। यानी कि ए और बी में लड़ाई होगी, सी न्यूट्रल बन के इन दोनों के बीच में क्या करवा रहा है? मैटर सोल्व करवा रहा है, तो उसे हम कंसिलेशन कहते हैं। व्हाट इज आर्बिट्रेशन, यानी मध्यस्थता क्या है? Arbitration is a method of dispute settlement in which an impartial arbiter hear both parties and give a binding decision to resolve the industrial dispute। यानी मध्यस्थता विवाद समाधान की वह विधि है जिसमें एक निष्पक्ष मध्यस्थ दोनों पक्षों की बात सुनकर औद्योगिक विवाद के समाधान के लिए बाध्यकारी निर्णय देता है। यानी कि तो थर्ड पार्टी है, दोनों पार्टी की उसने बात सुनी और एक ऐसा डिसीजन दिया, देख मेरी मानो तो मैं आपको बताऊं। तो उन्होंने कहा भाई साहब आप जो कहोगे हम वो मान लेंगे, वो ए को भी मंजूर होगा और वो बी को भी मंजूर होगा, इसे आर्बिट्रेशन कहते हैं। और कंसिलिएशन में क्या होता है? अब आप सब कहोगे कि सर सुलह क्या है? तो सुलह का मतलब होता है ये कोई डिसीजन नहीं देता, इसमें कंसिलिएशन में सी डिसीजन नहीं देता, बस इन दोनों को एक पर्टिकुलर जगह पे क्या कर लेता है? एग्री कर लेता है कि देखो दोनों मान जाओ यार इस बात को लेकर, इस तरीके से वो होता है कंसिलिएशन। और आर्बिट्रेशन में क्या होता है? डिसीजन सी का होता है कि मेरी मानो ऐसा ऐसा कर लो, वह एक आर्बिट्रेशन कहा जाता है, मध्यस्थता कहा जाता है। व्हाट इज एजुडिकेशन, न्याय निर्णय क्या है? एजुडिकेशन इज द लीगल प्रोसेस ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स थ्रू लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। न्याय निर्णय वह कानूनी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से श्रम न्यायालयों या औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा औद्योगिक विवादों का समाधान किया जाता है। द डिसीजन गिवन बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज लीगली एनफोर्सिएबल। और सक्षम अधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय कानूनी रूप से कार्यकारी होता है। यानी कि जब डिस्प्यूट हम न्यायालय के थ्रू, लेबर कोर्ट के थ्रू क्या करते हैं? अ, लेते हैं, सोल्व करते हैं, उसे एजुडिकेशन या न्याय निर्णय कहा जाता है। व्हाट आर लेबर लॉज, स्टेट देयर इंपॉर्टेंस। श्रम कानून क्या है और इनका महत्व क्या है? लेबर लॉज आर लीगल प्रोविजंस दैट रेगुलेट एम्प्लॉयमेंट, वेजेज, वर्किंग कंडीशंस, सेफ्टी एंड वर्कर्स राइट। श्रम कानून वे कानूनी प्रावधान हैं जो रोजगार, वेतन, कार्य परिस्थितियों, सुरक्षा और श्रमिकों के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। दे प्रोटेक्ट एम्प्लॉयज, एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट एंड प्रमोट इंडस्ट्रियल जस्टिस एंड हार्मोनियस लेबर रिलेशंस। ये कर्मचारियों की रक्षा करते हैं, उचित व्यवहार सुनिश्चित करते हैं और औद्योगिक न्याय और सौहार्दपूर्ण श्रम संबंधों को बढ़ावा देते हैं। यानी कहने का मतलब लेबर के हितों की रक्षा करने के लिए जो लॉज बनते हैं, दैट इज लेबर लॉज। अब हम बात करते हैं लास्ट यूनिट की। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। उद्योगों में प्रौद्योगिकी क्या है? टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री रेफर्स टू द यूज ऑफ मशीन्स यूज ऑफ मशीन्स, इक्विपमेंट एंड साइंटिफिक मेथड्स टू इम्प्रूव प्रोडक्शन या एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। कहने का मतलब उद्योगों में प्रौद्योगिकी से तात्पर्य उत्पादन,
कार्यकुशलता और गुणवत्ता में सुधार के लिए मशीनों, उपकरणों तथा वैज्ञानिक विधियों के उपयोग से हैं। इट हेल्प्स इंडस्ट्रीज रिड्यूस कॉस्ट, सेव टाइम एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। यह उद्योगों को लागत कम करने में, समय बचाने में और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करती है। कहने का मतलब इंडस्ट्रीज में मशीनों का या टेक्नोलॉजी का यूज करना, टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री कही जाती है। उससे क्या होता है, उससे इंडस्ट्री की कॉस्ट कम होती है, टाइम बचता है और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। अगला है व्हाट इज ऑटोमेशन। स्वचालन क्या है, यानी जब कार्य काम अपने आप होते हैं उसे ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ मशीन्स एंड कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स टू परफॉर्म टास्क्स विद मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन। यानी स्वचालन वह प्रक्रिया है जिसमें मशीनों और कंप्यूटर आधारित प्रणालियों द्वारा न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ कार्य किए जाते हैं। इट इंक्रीजेज इफिशियंसी, एक्यूरेसी, प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस मैनुअल एफर्ट इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे औद्योगिक उत्पादन में कार्यकुशलता, सटीकता, उत्पादकता बढ़ती है और शारीरिक श्रम भी कम करना पड़ता है। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन वर्क। कार्य पर प्रौद्योगिकी के प्रभाव की व्याख्या करो। टेक्नोलॉजी improves productivity, enhance efficiency, creates new employment opportunities and increases the demand for skilled labor। हाउ प्रौद्योगिकी उत्पादकता बढ़ाती है, कार्यकुशलता में सुधार लाती है, नए रोजगार के अवसर पैदा करती है और कुशल श्रमिकों की मांग को बढ़ाती है। इट मे ऑल्सो रिड्यूस ट्रेडिशनल जॉब्स ड्यू टू ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। किंतु स्वचालन और तकनीकी प्रगति के कारण पारंपरिक रोजगारों में क्या आती है, कमी आ सकती है। कहने का मतलब तकनीक आने से क्या क्या प्रभाव होते हैं, तो भाई तकनीक आएगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कुशलता भी बढ़ेगी, नए रोजगार के अवसर आएंगे और जिनको तकनीकी का नॉलेज है उन वर्कर्स की डिमांड भी होगी। लेकिन इससे क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल हम बात करें, जो जॉब है, नहीं जो ये कहे कि हम तो लकीर के फकीर है, हमें तो मोबाइल भी नहीं ढंग से चलाना आता, फोन आता है तो हम उठा लेते हैं या नंबर डायल कर लेते हैं, उन लोगों के लिए जॉब के अवसर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। वो इसके क्या है, साइड इफेक्ट है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण क्या है, खुद को विश्व के साथ जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। विश्व के साथ जोड़ देने का मतलब क्या हुआ, जब एक देश की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी देश विश्व के साथ इस प्रकार से जुड़ जाए कि उन दोनों के बीच में फैक्टर्स बिना किसी रोक टोक के आ जा सके, उसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सांस्कृतिक एकीकरण बढ़ता है। इट प्रमोट्स इंटरनेशनल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, कम्युनिकेशन एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड लेबर। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश, संचार और वस्तुओं, सेवाओं और श्रम के आवागमन को बढ़ाता है। यानी कि ये जो नियम है इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो इन फैक्टर्स का जब बिना किसी रोक टोक के दो कंट्रीज के बीच में आ जा सके और दोनों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, उसे ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। हाउ हैज ग्लोबलाइजेशन चेंज्ड द नेचर ऑफ लेबर। वैश्वीकरण ने श्रम की प्रकृति को कैसे बदला है। ग्लोबलाइजेशन हैज इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कंपटीशन, स्किल रिक्वायरमेंट्स एंड लेबर मोबिलिटी। वैश्वीकरण ने रोजगार के अवसरों में, प्रतिस्पर्धा में, कौशल की आवश्यकता में और श्रमिक की गतिशीलता में बढ़ोतरी करी है। इट हैज ऑल्सो encouraged फ्लेक्सिबल वर्क प्रैक्टिसेस एंड एक्सपेंडेड एम्प्लॉयमेंट इन मल्टीनेशनल कंपनी। इसने लचीली कार्य पद्धति को प्रोत्साहित किया है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में रोजगार का क्या किया है, विस्तार किया है। भाई देखो, एक देश जब पूरे विश्व के साथ जुड़ जाता है, पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट के अवसर क्या होते हैं, ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, अच्छी बात है। दूसरी चीज़ भाई स्किल्ड की रिक्वायरमेंट होती है। तीसरी चीज़ आपका अब जो कंपटीशन है वो ग्लोबल हो गया है, यानी पहले आप आसपास के लोगों से ही कंपटीशन कर रहे थे, अब भाई पूरी दुनिया से आपका कंपटीशन है। तो इस तरीके के प्रभाव इससे पढ़ते हैं या इसने इस तरीके से लेबर को चेंज किया है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ वीमेन इन इंडस्ट्रियल लेबर। औद्योगिक श्रम में महिलाओं की भूमिका स्पष्ट करो। वीमेन contributes significantly to industrial production by participating in manufacturing, services एंड मैनेजमेंट। महिलाएं विनिर्माण में, सेवाओं में और प्रबंधन में भाग लेकर औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। देयर पार्टिसिपेशन प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, जेंडर इक्वलिटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल डाइवर्सिटी डिस्पाइट फेसिंग सेवरल वर्क प्लेस चैलेंजेस। उनकी भागीदारी कार्यस्थल की अनेक चुनौतियों के बावजूद आर्थिक विकास, लैंगिक समानता और संगठनात्मक विविधता को बढ़ावा देती है। व्हाट आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय वीमेन वर्कर्स इन इंडस्ट्रीज। उद्योगों में महिला श्रमिकों की प्रमुख समस्याएं क्या है।
Women workers often face wage inequality, workplace discrimination, job insecurity, limited career opportunities, harassment, and difficulties in balancing work and family responsibilities. महिला श्रमिकों को प्राय वेतन में असमानता यानी कि महिलाओं को कम मिलना, पुरुषों को ज़्यादा मिलना, कार्यस्थल पे भेदभाव का होना, रोजगार असुरक्षा होना, सीमित पदोन्नति के अवसर होना, उत्पीड़न या कार्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों के संतुलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये उनकी प्रमुख समस्याएं होती हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, यानी कि निगम सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है। यानी देखो कंपनियां पैसा खूब कमाती है, तो उनके ऊपर 2013 में ऐसा प्रोविजन आया था कंपनी एक्ट 2013 में कि आपको एक फिक्स परसेंटेज है वो आपको समाज के हित में, पर्यावरण के हित में खर्च करना है, उसे कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी कहा गया है। Corporate social responsibility is a commitment of businesses to contribute to social welfare by protecting the environment, communities, ensuring ethical practices, and improving employees' well-being. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसायों की वह प्रतिबद्धता है जिसके अंतर्गत वे पर्यावरण संरक्षण, समुदायों के विकास, नैतिक आचरण और कर्मचारियों के कल्याण के माध्यम से समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हैं। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का महत्व बताइए। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी improves a company's reputation, strengthen community relations, promotes sustainable development, enhances employee satisfaction and encourages ethical business practice। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कंपनी की प्रतिष्ठा बढ़ाता है, समुदाय के साथ संबंध मजबूत करता है, सतत विकास को प्रोत्साहित करता है, कर्मचारियों की संतुष्टि को बढ़ाता है और नैतिक व्यावसायिक आचरण को प्रोत्साहित करने का काम करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज लेबर वेलफेयर, श्रमिक कल्याण क्या है। नाम से समझ में आ रहा है। लेबर वेलफेयर रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर द फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड मेंटल वेलबींग ऑफ वर्कर्स। श्रमिक कल्याण से तात्पर्य श्रमिकों के शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कल्याण के लिए प्रदान की जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं हैं। इट इम्प्रूव्स हेल्थ, मोरल, इन एफिशिएंसी एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ। इससे श्रमिकों का स्वास्थ्य, मनोबल, कार्यकुशलता और कार्य जीवन समग्र गुणवत्ता में क्या होता है, सुधार होता है। कहने का मतलब लेबर की ये सारी चीज़ों में सुधार करना, उसकी शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कल्याण के लिए दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं क्या होती हैं, श्रमिक कल्याण कही जाती है। ये था हमारा पार्ट ए। अब बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी में हमने हर यूनिट से करीब करीब 4-4 क्वेश्चन रखे हैं जो कि पूरे सिलेबस को कवर करते हुए देखा गया है, बनाया गया है। यहाँ पे आप इंश्योर हो क्योंकि सेमेस्टर 6 का यूनिवर्सिटी पहली बार एग्जाम ले रही है, तो जो पेपर बनेगा वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं बनेगा। हालांकि ऐसी बात नहीं कि सारे क्वेश्चन पीडीएफ से मिल जाएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको बाहर से मिलेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको तोड़ मरोड़ करके मिलेंगे। लेकिन यदि आप बड़े वाले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हो तो आप ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हो। तो ये पीडीएफ उन्हीं की उसी की तरह डिजाइन की गई है। और इसमें पार्ट बी के साथ साथ हमने पार्ट सी को भी इंक्लूड किया है, जहाँ पे आप हर यूनिट से देख सकते हो। तो ये थी हमारी सोशियोलॉजी की क्लास। और हाँ, यदि आपने अभी तक करियर एडवेंस का लर्निंग हब डाउनलोड नहीं किया है, लर्निंग हब क्या है, एक स्मार्ट पीडीएफ है जिसमें हर क्लास के आपको डायरेक्ट लिंक और नोट्स के डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएंगे। तो यदि आपने लर्निंग हब डाउनलोड नहीं किया है तो आप वेबसाइट पे जाइए या लर्निंग हब का जो वीडियो देखोगे उसके पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। तो उस पीडीएफ को आप जरूर डाउनलोड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारी इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको वेबसाइट विजिट करनी और एज यूजुअल सेमेस्टर 6 के फोल्डर में आपको जाना है। तो यहाँ तक क्लास में बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर करियर रेडीनेस। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम अवेलेबल है, वहाँ पे आप हमसे जुड़ सकते हो। और हाँ, क्लास को हाइप करना नहीं भूलना है, और यदि नए हो तो सब्सक्राइब करना तो ऑब्वियसली बनता है। तो चलिए लेते हैं विदा आपसे इस क्लास की। जल्द ही मुलाकात करेंगे एक और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए, बने रहिए अपने करियर रेडीनेस के साथ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आप अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म करें, यही हमारी हमेशा शुभकामनाएं आपके साथ है। तो चलिए, धन्यवाद।